एपिसोड की शुरुआत में हम सेल्ट्रोसो किंगडम के महल के अंदर का नज़ारा देखते हैं, जो वेस्टर्न नेशंस को पीछे से कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही ताकतवर देश है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मारियाबेल रोसो से। मारियाबेल दिखने में सिर्फ 10 साल की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, लेकिन मारियाबेल असल में एक रीइनकॉर्नेटर है। मारियाबेल बताती है कि अपने पिछले जन्म में वो यूरोप के एक बहुत ही ऊंचे घराने की बेटी थी। अपने टैलेंट, कड़ी मेहनत और किस्मत के दम पर उसने पूरे यूरोप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसका औरत होना कभी भी उसकी ताकत के आड़े नहीं आया। उसने पैसों और इकोनॉमी को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था, यहाँ तक कि देशों के बीच होने वाले युद्ध भी उसके लिए बस शतरंज के मोहरे थे। एक ऐसा राज करने के बाद पिछले जन्म में उसने अच्छा और लंबा जीवन जिया और उसकी मौत ज्यादा उम्र के कारण हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मारियाबेल को एक नई केयरटेकर मिलती है जिसका नाम एलियोरा है। मारियाबेल की यूनिक स्किल है जिसका नाम है ग्रीड यानी लालच, और मारियाबेल अपनी केयरटेकर को अपने वश में कर लेती है। मारियाबेल को पता चलता है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से काफी अलग थी। यहाँ पर जादू और स्किल्स थीं, और मारियाबेल की ये स्किल किसी भी इंसान के अंदर के लालच और इच्छाओं को कंट्रोल कर सकती है। इंसान का लालच जितना बड़ा होगा, मारियाबेल के लिए उसे कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। अपनी इसी ताकत के दम पर वो महल के नौकरों से लेकर अपने पिता यानी राजा तक को कंट्रोल कर रही है। तभी मारियाबेल को अपने दादा ग्रानविल रोसो से मिलने का मौका मिलता है। ग्रानविल रोसो कोई आम इंसान नहीं है। वो एक पूर्व हीरो है जिसने 1000 साल पहले इंसानियत को बचाने के लिए आसपास के देशों को एकजुट किया था और काउंसिल ऑफ द वेस्ट की स्थापना की थी। ग्रानविल के कमरे में जाते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। ग्रानविल मारियाबेल को घूरते हुए कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। वो मारियाबेल की पूरी सच्चाई जानता है कि कैसे ये छोटी सी बच्ची पूरे महल को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। मारियाबेल कहती है, मैं लोगों की इच्छाओं को दिन के उजाले की तरह साफ देख सकती हूँ। मैं आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा और लालच देख सकती हूँ, लेकिन आपके अंदर उसे दबाने की गजब की विल पावर है। मारियाबेल ग्रानविल के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना असली रूप दिखाती है और खुद को मारियाबेल ऑफ ग्रीड कहकर बुलाती है। ग्रानविल उसकी इस बेबाकी से बहुत खुश होता है। वो मारियाबेल से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी जगह लोगी। ग्रानविल का सपना है कि दुनिया में शांति हो, लेकिन वो शांति सिर्फ रोसो परिवार के कंट्रोल में होनी चाहिए। मारियाबेल ऊपर हाँ कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है एक दिन वो इस पूरी दुनिया की अकेली रानी बनेगी। सीन कट होता है और कहानी एकदम से डार्क माहौल से निकलकर डंजन के अंदर क्रेजी मोड में आ जाती है। हम डंजन के 30वें फ्लोर पर रिमुरु, रामिरेस, वेल्डोरा और मिलिम को देखते हैं। ये चारों अपनी असली बॉडी में नहीं बल्कि अपने उन नए मॉन्स्टर अवतार्स में हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चारों डंजन के बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर्स के शरीर में हैं और इनका कोई तालमेल नहीं है। रामिरेस दौड़ते हुए गिर जाती है और एक गलती होती है, फिर कई गलतियां होती हैं। वेल्डोरा मिलिम को ही स्लाइस कर देता है। मिलिम गुस्से में चिल्लाती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। रामिरेस गलती से ट्रैप पर हाथ रख देती है जिससे वेल्डोरा की खोपड़ी में तीर घुस जाते हैं। रिमुरु एक छोटे से मैजिक अटैक से ही हार जाता है। सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। रामिरेस भी कहती है कि रिमुरु कुछ करो, हमारे अवतार बहुत कमजोर हैं। रिमुरु तुरंत एक शानदार आइडिया लगाता है। वो कुरोबे के पास जाता है। उसे देखकर सारे ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस उसे मिलकर ग्रीट करते हैं। रिमुरु और उसकी टीम कुरोबे के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, हमें अपने इन मॉन्स्टर अवतार्स के लिए एकदम टॉप क्लास और खतरनाक हथियार चाहिए। कुरोबे उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको बेस्ट इक्विपमेंट बनाकर दूंगा। हथियार बनने तक रिमुरु अपनी टीम को समझाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ज्ञान या ताकत की नहीं बल्कि टीम वर्क की है। रामिरेस हमेशा बिना सोचे समझे आगे भाग जाती है और वेल्डोरा और मिलिम ये भूल जाते हैं कि वो किसी टीम का हिस्सा हैं। रिमुरु सोचता है, तुम सब अपनी अपनी जगह पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हो, इसलिए तुम्हें टीम में काम करने की आदत नहीं है। इसलिए रिमुरु एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करता है। वो लोग डंजन के शुरुआती फ्लोर्स पर जाकर कमजोर एडवेंचर्स को डराते हैं और उन्हें हरा हरा कर अपना टीम वर्क सुधारते हैं। धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग रंग लाती है। वो लोग साथ मिलकर अटैक करना, एक दूसरे को कवर देना और दुश्मनों को फंसाना सीख जाते हैं। आखिर में वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि वो साथ मिलकर डंजन के एक बॉस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। तभी म्योरमिल आता है। म्योरमिल बताता है कि टीम ग्रीन फ्यूरी अब 49वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है। रिमुरु और बाकी सब टीम ग्रीन फ्यूरी को ब्लैक सर्पेंट को बड़ी आसानी से हराते हुए देखते हैं। रिमुरु रामिरेस से परमिशन मांगता है कि वो डंजन के स्मॉल वर्ल्ड सिस्टम में इंटरफेयर करके टीम ग्रीन फ्यूरी का डेटा एनालाइज करना चाहता है। रामिरेस तुरंत हाँ कर देती है। रिमुरु की अल्टीमेट स्किल राफेल तुरंत टीम ग्रीन फ्यूरी को स्कैन करती है और रिमुरु को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। रिमुरु ये इन्फॉर्मेशन सबको बताते हुए कहता है कि उस टीम की लीडर ए रैंक से भी ऊपर की है और टीम के बाकी मेंबर्स भी ए रैंक लेवल के फाइटर्स हैं। रिमुरु समझाता है, हम उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते,
49वां फ्लोर पूरी तरह से खतरनाक ट्रैप से भरा हुआ है, इसलिए हम उन्हें उसी फ्लोर पर फंसाकर मारेंगे। तभी कुरोबे और उसके साथी की फ्लैशी एंट्री होती है। कुरोबे ने उनके अवतार्स के लिए एक्सक्लूसिव और एकदम जानलेवा गियर्स तैयार कर लिए थे। रामिरेस के लिविंग आर्मर को एक भयानक डेथ एक्स मिलती है। मिलिम की स्लाइम को डेथ स्टिलेटो और क्रिम्सन केप मिलती है। वेल्डोरा के स्केलेटन को डेथ बस्टर्ड स्वॉर्ड और हेलगेट शील्ड मिलती है और रिमुरु के घोस्ट को डेथ साइथ मिलती है। अब ये चारों एकदम खुखार बॉस मॉन्स्टर्स लग रहे थे। सीन कट होता है और हम टीम ग्रीन फ्यूरी को डंजन के 49वें फ्लोर पर देखते हैं। उस फ्लोर का थीम स्लाइम है, इसलिए हर तरफ एसिड की बारिश हो रही है। उनके सामने स्लाइम मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उनकी लीडर पहले बैरियर बनाने का ऑर्डर देती है, फिर उन मॉन्स्टर्स पर पूरी टीम हमला करती है। लेकिन तभी उनका एक साथी किसी अनजान हमले का शिकार होकर वहीं मर जाता है। तभी उनके सामने मिलिम आ जाती है। फिर रामिरेस और वेल्डोरा भी अपने खुखार अवतार्स में आ धमकते हैं। आइन गुस्से में कहती है, अगर स्लाइम ही इस फ्लोर की थीम है तो ये भूत और कंकाल यहाँ क्या कर रहे हैं। ग्रीन फ्यूरी हमला करने वाले होते हैं। रिमुरु बहुत ही शांति से कहता है, तुम भूल रहे हो कि तुम एक स्लाइम पूल के ऊपर खड़े हो। फिर सोचता है कि क्या अगर मेरा फेथ खुद पर हो तो क्या मैं होली मैजिक कर सकता हूँ। रिमुरु अपने हाथ आगे करता है और कहता है, ओ गॉड, मुझे अपनी ब्लेसिंग दो। और वो सीधा होली रे अटैक कर देता है। वो अटैक इतना भयानक होता है कि टीम ग्रीन फ्यूरी वहीं पे ढेर हो जाती है। रिमुरु हैरान होता है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टीम ग्रीन फ्यूरी को हराने के बाद वेल्डोरा और बाकी सब खुशी से नाचने लगते हैं कि उनकी ये एक परफेक्ट विक्ट्री है। रिमुरु समझ जाता है, गॉड की पावर उधार लेने से तुम्हें वो सारी चीजें नहीं मिलती जो तुम सोचते हो, बल्कि गॉड खुद कैलकुलेट करता है और जितने ज्यादा मैजिक यूजर गॉड से प्रे करते हैं, गॉड की कैलकुलेशन की पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। रिमुरु बताता है, वो चाहता था कि वो सब भी इस डंजन को एंजॉय कर सके जो उन सब दोस्तों ने मिलकर बनाया है। सीन सेल्ट्रोजो किंगडम की ओर शिफ्ट होता है। क्या डीमन लॉर्ड रिमुरु को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? एक गिल्ड इन्वेस्टर के तौर पर मुझे बेहतर खबर की उम्मीद थी। यूकी माफी मांगता है। डीमन लॉर्ड रिमुरु को मेरी इस चाल का पता चल गया, लेकिन मैंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है। नोबल कहता है, वो डीमन लॉर्ड ग्रैनविल के रास्ते का कांटा है। क्या तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर रिमुरु को हरा सकते हो? तभी मारिया बेल वहां आ पहुंचती है। वो भी यूकी से यही जानना चाहती है कि सच में वो डीमन लॉर्ड रिमुरु को हरा सकता है या नहीं। यूकी साफ कहता है, हिनाता भी उसके आगे नहीं टिक पाई। रिमुरु को अकेले हराना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है, जिसे इंसान कभी नहीं हरा सकते। मारिया बेल सोचती है कि स्टॉर्म ड्रैगन से लड़ना मौत के बराबर है, उसका भरोसा धीरे धीरे जीतना होगा। मारिया बेल रिमुरु के बारे में बात करती है कि वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। मैं रिमुरु की इस इच्छा को पूरा होने दूंगी, लेकिन फिर मैं उस पर अपने लालच का रंग चढ़ा दूंगी। मारिया बेल अपनी भयानक यूनिक स्किल ग्रीड के बारे में सोचती है। ये दो तरह से काम करती है। पहला, जब वो किसी से बार बार मिलती रहे और उनकी लालच पर काबू करके उन्हें कंट्रोल कर ले। दूसरा, कि वो उन पर फोर्सफुली कंट्रोल करे, जिससे वो पूरी तरह से पपेट्स बन जाते हैं, जिसमें रिस्क है। अगर सामने वाले की विल पावर ज्यादा ताकतवर हुई तो वो कंट्रोल में होने से पहले ही जान जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचती है कि रिमुरु को कंट्रोल करने के लिए वो आराम से काम लेगी और कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो उसके पास एक ट्रम्प कार्ड पहले से ही मौजूद है। नोबल थोड़ा घबरा कर कहता है, कमाल की बात है डीमन लॉर्ड को कंट्रोल करना। लेकिन इस सीन का सबसे खौफनाक हिस्सा तब आता है जब मारिया बेल यूकी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो बताती है कि जो लोग मेरे कंट्रोल में होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, बिल्कुल यूकी की तरह। मारिया बेल बताती है, यूकी के सपने बहुत बड़े थे, इसलिए मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। वो मेरे सामने ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही मेरी किसी बात का विरोध कर सकता है। मारिया बेल कहती है, मैं उसके मुंह पर बोल सकती हूँ कि मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ, फिर भी वो इस बात पर शक नहीं कर पाएगा। मेरा उस पर कंट्रोल एकदम फ्लॉलेस है। मारिया बेल तय करती है कि वो डीमन लॉर्ड रिमुरु को काउंसिल मीटिंग में बुलाने के लिए एक इनविटेशन लेटर लिखेगी ताकि वो रिमुरु का रिएक्शन देख सके। सीन चेंज होता है। मारिया बेल कहती है, सफाई लगभग पूरी हो गई। आखिर में हम वेस्टर्न कंट्रीज के किसी शहर में एक आदमी को देखते हैं जो वही ड्यूक म्यूज है जिसने पहले रिमुरु के फाउंडिंग फेस्टिवल में उसके गोल्ड कॉइन की हेराफेरी करके उसे फंसाना चाहा था, और वो सड़क पर बैठकर रो रहा है। वो कहता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने डीमन लॉर्ड रिमुरु को हल्के में ले लिया था। वो चिल्लाता है, मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगा, एक ऐसी जगह जहां शांति हो और पैसों की कोई कमी ना हो। लेकिन अचानक उसके सिर के बीच एक छेद हो जाता है। सोए फटाफट आकर देखता है कि ये किसने किया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। दोस्तों, अगले एपिसोड में रिमुरु को जो इनविटेशन मिलेगा वो उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकता है।